शहीद आजम भगत सिंह एक ऐसा नाम जो भारत में आप कहीं भी जाइए, किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, जब जिक्र भगत सिंह का होता है तो एक स्पंदन पैदा होता है। इस देश की आजादी के लिए बहुत बलिदान दिए गए, चूमे फंदे फांसी के सीनों पर गोली खाई थी, शीश कटाए हंसते हंसते तब आजादी आई थी। आजादी वैसे ही नहीं आ गई थी, बहुत कुर्बानियां हुई, लेकिन पिछले 75 सालों में हमने उन बलिदानों को भुला दिया। आज अगर हम पूछें कि 10 शहीदों के नाम बताओ जो इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए, तो कई बार मुश्किल हो जाता है 10 नाम गिनना भी। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक नाम ऐसा है, इस नाम की चमक फीकी नहीं पड़ती, ये यूं की यूं बरकरार है। जिस वक्त भगत सिंह वो संघर्ष कर रहे थे, जिस समय उनका बलिदान हुआ, उस समय उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया खंड 1 पृष्ठ 420 पर लिखते हैं कि भगत सिंह की लोकप्रियता पूरे भारत में गांधी जी के बराबर थी। एक तरफ 21, 22, 23 साल का नौजवान है, दूसरी ओर उनसे 37 साल उम्र में बड़े महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए लगा दिया था, सबसे बड़े नेता देश के। अगर लोकप्रियता उनके बराबर उस उम्र में पहुंच गई थी तो कुछ तो अलग बात रही होगी। और एक पट्टाभी सीतारमैया ऐसा नहीं कहते हैं। मैं दूसरा संदर्भ दूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अपनी ऑटोबायोग्राफी पेज 175 जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि पंजाब के हर गांव में, हर शहर में, और वो पंजाब आज का पंजाब नहीं था, वो बहुत बड़ा प्रोविंस होता था, उसमें आज का हरियाणा भी था, आज का पंजाब भी था, और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र जो प्रिंसली स्टेट्स में नहीं आते थे वो भी थे, और पाकिस्तान गया सारा पंजाब भी था। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं पेज 175 इन हिज ऑटोबायोग्राफी कि पंजाब के हर गांव में, हर शहर में, और उससे शायद कुछ कम सारे उत्तर भारत में भगत सिंह का नाम गूंज रहा था। अनगिनत गीत भगत सिंह के लिए लिखे गए, उनकी लोकप्रियता अद्भुत थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। मैं किसी रिवॉल्यूशनरी लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, उनके दल से संबंधित किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़े स्टालवर्ट को मैंने कोट करते हुए कहा है कि भगत सिंह के योगदान को हर किसी ने माना था, स्वीकारा था। 23 मार्च आज ही के दिन 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी हुई। उसी वर्ष पहली बायोग्राफी छपती है। साथी क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ सान्याल, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उन पर भी अभियोग था लेकिन साबित नहीं हुआ, बरी हुए थे। उसी वर्ष उन्होंने पहली बायोग्राफी भगत सिंह पर पब्लिश की। पिछले मुकदमे में बच गए थे, पर यह बायोग्राफी छापने के लिए 2 साल की सजा हुई थी। उसके बाद भी निरंतर उनके ऊपर किताबें, सैकड़ों किताबें हर भाषा में छापी गई, और आपने तो बहुत सुंदर संग्रह अपने यहां भी बनाया है। कई सारी फिल्में भी बनी, आपने देखी हैं। अभी छात्र, ये नौजवान जो 2 गीत गा के गए, वो गीत गा रहे थे और मेरे रोंगटे खड़े थे। उनमें से जो पहला गीत था वो भगत सिंह की ही एक फिल्म से था, दूसरा यस हकीकत से था। तो पहली फिल्म 1954 में बनती है भगत सिंह पे, शायद ये बहुत लोगों को नहीं मालूम हो। इन 1954 फर्स्ट टाइम अ हिंदी मूवी वाज मेड ऑन
सरदार भगत सिंह। प्रेम अदीब एक एक्टर होते थे, उन्होंने भगत सिंह का रोल उसमें किया था। 1963 में दूसरी बार फिल्म बनती है, शम्मी कपूर हीरो थे, शायद नहीं पता हो कुछ को। तीसरी फिल्म 1965 में बनती है, जिसमें मनोज कुमार ने वो किरदार अदा किया जिसका गीत अभी हम सब ने सुना। इसके बाद 1974 में फिर भगत सिंह पर फिल्म बनती है, और उसमें भगत सिंह बने थे सुनील दत्त के छोटे भाई सोमदत्त। वर्ष 2002 में 3 फिल्में आती हैं, वो आप में से बहुतों ने, सबों ने शायद 1-2 तो जरूर देखी होगी। एक में अजय देवगन भगत सिंह बने थे, एक में बॉबी देओल, और तीसरी में सोनू सूद। तो फिल्में बार बार हर पीढ़ी फिल्में बनाती रही, हर दौर में किताबें लिखी जाती रही। उनके जीवन काल में और आज तक लोकप्रियता के जिस शिखर पे भगत सिंह हैं, उससे कभी नीचे उतरे नहीं, और शायद समय के साथ साथ ये शिखर और ऊंचा होता जाएगा। तो क्या ऐसा था? और एक बात और मैं यहां बताता चलूं, पंजाब फिरोजपुर जिला हुसैनीवाला पाकिस्तान बॉर्डर पे, जहां शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि है, 15 अगस्त 1947 को वो जगह पाकिस्तान में थी। जो बंटवारा हुआ, रेड क्लिफ कमीशन ने जो डिवीजन किया, उसमें उस जगह पे सतलुज इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती। तो सतलुज के उस पार वो जगह थी जहां 23 मार्च 1931 की रात को चोरी से, चुपके से अंग्रेज ट्रकों में उन 3 वीरों के शवों को लेकर आए और पेट्रोल डाल के उनको जलाया था। आजादी के बाद ये भी इस देश में चर्चा शुरू हुई कि वो जगह भारत के लिए बहुत पावन है, भारत के लोगों के लिए बहुत पावन है, और आने वाली सैकड़ों हजारों पीढ़ियों को वहां से प्रेरणा मिलेगी। तो वो स्थान भारत में होना चाहिए। सरकार ने, उस समय की जो सरकार थी हमारी, पाकिस्तान के साथ मैटर टेकअप किया, और पाकिस्तान ने एक बेईमान व्यापारी की तरह सौदा किया। वो तकरीबन 700 एकड़ जगह है, उसके बदले 12 गांव हमने उनको दिए, वो जगह ले ली। वो बेईमान थे, इसके साथ साथ बेवकूफ भी थे, क्योंकि जिस जगह पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की चिता जली, उस स्थान के लिए 12 गांव ज्यादा नहीं है। ये देश शायद इससे ज्यादा भी दे दिया होता। बहुत सुंदर वहां पे स्मारक उनका बना है, कभी मौका मिले तो जाइए, जरूर जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से किया है। बात ये कि इतने लोकप्रिय थे, इतने लोकप्रिय आज भी हैं, तो क्या था ऐसा खास उनमें? तो देखिए, जन्म जहां होता है वो परिवेश कैसा है। सरदार दादा अर्जुन सिंह आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद से यज्ञोपवीत धारण करते हैं, और राष्ट्र प्रेम का बीजारोपण उसी दिन हो जाता है। 3 पुत्र, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, तीनों इस देश सेवा के लिए, भारत की आजादी के लिए निकल पड़ते हैं। किशन सिंह के घर तो एक ही था। दूसरे नंबर पर संतान जो थे भगत सिंह, पहले पुत्र थे जगत सिंह, 13-14 साल की उम्र में वो बीमार हुए और चले गए। तो भगत सिंह के बचपन में दादा सरदार अर्जुन सिंह उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, और उस पवित्र यज्ञ कुंड की अग्नि के सामने खड़े होकर अपने उस नन्हे पौत्र की भुजा थामकर कहते हैं
कि मैं अपने फर्जंद को खिदमत वतन के वास्ते आज वक्फ करता हूं, समर्पित करता हूं। हमारे घर बच्चे का जन्म होता है, बेटा हो या बेटी हो, हम क्या दुआएं मांगते हैं? इसकी उम्र लंबी हो, ये खूब पढ़े लिखे, ये बड़ा अफसर बने, कुछ ऐसी ऐसी हम दुआएं किया करते हैं। यहां एक दादा अपने पोते को लेकर संकल्प लेता है उस पावन यज्ञकुंड के सामने खड़ा होकर कि भारत मां की, मां भारती की स्वतंत्रता के लिए मैं अपने पुत्र को आज समर्पित करता हूं। ये कथाएं, ये बातें सुन के वो बालक बड़ा हो रहा है, और यही नतीजा है, इसी का नतीजा है कि खेत में जब वो बच्चा खेलता है तो मिट्टी में तिनके बोता है, और जब पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, तो कहता है बंदूकें बो रहा हूं, इस देश से अंग्रेजों को निकालना है। वो बच्चा 11 साल का होता है और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। लाहौर में भी और अमृतसर में भी और धीरे धीरे बाकी शहरों में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। यह बच्चा स्कूल के लिए निकलता है घर से और अमृतसर पहुंच जाता है जलियांवाला बाग में। वहां से शहीदों के खून से भीगी मिट्टी को उठाता है, घर लेकर आता है और फिर उसकी पूजा शुरू कर देता है। ये संस्कार बिल्डअप हो रहे हैं। इसके कुछ समय बाद जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं, सारा देश उनके पीछे खड़ा हो जाता है। ये नन्हा बालक भी उनमें से एक है। 14 नवंबर 1921 को एक खत लिखता है वो अपने दादा के नाम। उस जमाने में पंजाब में पढ़ाई लिखाई उर्दू में हुआ करती थी, लिहाजा उर्दू में ये खत लिखा पोस्ट कार्ड पे है। आप जानते हैं हम हिंदी लिखें, अंग्रेजी लिखें, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उर्दू में राइट टू लेफ्ट जाया करते हैं। तो उस पोस्ट कार्ड पर जब वो अपने दादा को वो लिखते हैं, परिवार के बारे में बताते हैं, बीच में एक सेंटेंस राइट टू लेफ्ट ना हो के लेफ्ट टू राइट गया है। भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? उर्दू राइट टू लेफ्ट जाती है, लेफ्ट टू राइट, ये तो सारे मान ही बदल जाएंगे, कोई कैसे पढ़ेगा, समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है। और सच में इरादा यही था कि किसी की समझ में ना आए क्या लिखा है, जिसको लिखा है सिर्फ वो समझेगा। वो दादा सरदार अर्जुन सिंह, क्या लिखा उस एक सेंटेंस में? वो 14 साल का बालक क्या लिखता है? आजकल रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, अगले हफ्ते के बाद जल्दी ही शुरू हो जाएगी। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो बच्चा डूबा हुआ है, परिवार डूबा हुआ है, दादाजी भी उसी में लगे हैं, और वो दादाजी को गांव में संदेशा भेज रहा है। उस जमाने में इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, अखबार भी हर किसी तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन ये बालक ये इतना सजग था चारों तरफ क्या हो रहा है, और इसको इस बात की खबर है कि रेलवे वाले स्ट्राइक करने वाले हैं और ये दादा के लिए रुचिकर खबर होगी। लेकिन चूंकि जिस परिवार में वो जन्मे थे उनके खतों को पढ़ा जाता था, तो कोई समझ ना पाए तो उल्टे रुख लिखते हैं। और थोड़ा सा समय बीतता है, 1923, 16 साल का बालक, दादी जयकौर चाहती है कि अब बेटा जवान हो गया, इसकी शादी कर दी जाए। उस जमाने में तो और भी कम उम्र में शादी हो जाती थी, ये तो 16 के हो गए थे। दादी चाहती है शादी हो जाए, पिताजी मां के आदेश के आगे विवश हैं। जब भगत सिंह को पता चलता है कि ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, एक संदेश पिता के नाम लिख के घर छोड़ देते हैं। और क्या लिखता है उस संदेश में वो 16 साल का युवक? वो लिखते हैं, पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसमें दुनियावी
ऐशो आराम बायसे कशिश नहीं है, इसमें दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। यानी पिताजी, मेरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के महान उद्देश्य के लिए समर्पित हो चुका है, इसमें सांसारिक सुखों के लिए कोई स्थान नहीं है। आपको याद होगा, आगे लिखते हैं भगत सिंह, आपको याद होगा जब मैं छोटा था, दादाजी ने, बापूजी लिखते हैं वो वहां पे, आपको याद होगा जब मैं छोटा था, बापूजी ने उस समय उस वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस समय की प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। सोलह साल की उम्र में बिल्कुल कोई वहां पे एम्बिग्यूटी नहीं, कोई डाउट्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और एक बात और मैं एक हल्के नोट पे बता दूं, जब पहली बार मैंने वो खत पढ़ा ना तो बड़ा हंसा मैं। क्यों हंसा? हमने तो थोड़ी बहुत भी अगर की पढ़ाई तो वो इसलिए की थी कि शादी हो जाए। मैं सच बता रहा हूं, शादी पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं, नौकरी नहीं तो कोई शादी नहीं करेगा, और शादी नहीं हुई तो जीवन में किया क्या? कुछ नहीं, जीवन बेकार। हम तो ऐसा सोचते थे जी। यहां एक ऐसा दीवाना है जिसने तय कर रखा है कि शादी तो छोड़िए, और भी कोई सांसारिक सुख इस जीवन में नहीं है। जब मां भारती कैद है तो मेरे लिए फिर किसी सुख के लिए कोई स्थान नहीं है। छोड़ देता है घर, कानपुर जाते हैं। कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ काम करते हैं प्रताप अखबार में, और कितना अध्ययन करते हैं, कितना चिंतन करते हैं। क्यों भगत सिंह अलग है? 17 साल की उम्र में भगत सिंह 1924 में, यह 1923 के आखिर की घटना थी, 1924 में कलकत्ता से प्रकाशित एक मैगजीन थी मतवाला। मतवाला में एक लेख लिखते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व। उस जमाने में बात हो रही थी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की बात चल रही थी। आप उस लेख को पढ़िएगा, हैरान हो जाते हैं कि 17 साल का बालक, मैं 2-3 सेंटेंस वहां से कोट करता हूं। लेख तो सारा बहुत शानदार है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, बेहद इंस्पिरेशनल है। आई विल कोट अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम देयर। वो हिंदुस्तानियों का आह्वान करते हैं, तुम गुलाम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हो। क्या कहते हैं? क्लोजिंग लाइन्स उस लेख की मैं पढ़ता हूं। तुम भी विश्व प्रेम का दम भरते हो, पहले पैरों पर खड़ा होना सीखो। स्वतंत्र जातियों में अभिमान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने के योग्य बनो। जब तक तुम्हारे साथ कामागाटा मारू जहाज जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे, जब तक डैम कालामैन कहलाओगे, जब तक तुम्हारे देश में जलियांवाला बाग जैसे भीषण कांड होते रहेंगे, जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी ओर से कोई प्रतिकार नहीं होगा, तब तक तुम्हारा यह ढोंग कुछ मानी नहीं रखता। कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा विश्व प्रेम! यदि वास्तव में चाहते हो कि पूरी दुनिया में सुख, शांति और विश्व प्रेम का प्रचार करो, तो पहले अपने अपमानों का प्रतिकार करना सीखो। मां के बंधन काटने के लिए कट मरो, बंदी मां को आजाद करने के लिए आजन्म काले पानी में ठोकरें खाने को तैयार हो जाओ। सिसकती मां को जीवित रखने के लिए मरने को तत्पर हो जाओ। तब हमारा देश स्वतंत्र होगा, हम शक्तिशाली होंगे, हम छाती ठोक कर विश्व प्रेम का प्रचार कर सकेंगे, संसार को शांति पथ पर चलने को बाध्य कर सकेंगे। ये भगत सिंह लिखते हैं। और आज वो रूस यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, आप देख लीजिए, भगत सिंह ने 1924 में जो कहा वो 2022 में भी प्रासंगिक है। जिसके पास ताकत है, शांति की बात वही कह सकता है, वही कर सकता है। और
उसी की शांति की बात का मतलब है जिसके पास ताकत है। उसी साल एक और मैं एक विषय आपको बताता हूं, 1924 में ही एक और लेख लिखते हैं भगत सिंह। पंजाब में भाषा व लिपि की समस्या, पढ़िए आप उस लेख को। भगत सिंह ने 1924 में जो लिखा, आज 2022 में अगर मैं आपके मन से भगत सिंह को कोट ना करके अकेला मैं बोल जाऊं इस बात को, तो शायद यहीं पे आप में से 4 लोग मुझे कहेंगे तुम सही नहीं बोल रहे हो। आज साहस नहीं होता है कहने का। वर्ष 1924 में भगत सिंह बोलते हैं, पढ़िएगा आप उस लेख को, वो राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। भगत सिंह कहते हैं भारत में एक भाषा की आवश्यकता है, एक लिपि की आवश्यकता है। ये क्या लिखते हैं भगत सिंह कि एक पंजाबी और एक मद्रासी साथ बैठे हों और एक दूसरे का सिर्फ मुंह ताकते रहें, वो एक दूसरे के भाव समझ सकें, वो एक दूसरे के मन की बात जान सकें, और ये सब विदेशी भाषा में नहीं, हिंदुस्तान की अपनी भाषा हिंदी में होना चाहिए। आज हम हिंदी की बात करते हैं तो उसमें भी विरोध हो जाता है। भारत मां के उस वीर बेटे ने 1924 में यह कहा था, हम चर्चा नहीं करते। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, घर से निकल चुके हैं। 1925 में 9 अगस्त को जब काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी ट्रेन रोकते हैं और वो सरकारी खजाना लूटते हैं, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, 4 को फांसी हुई, बहुत सारों को लंबी सजाएं मिली। वो संगठन जो बना था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो खंड खंड हो गया। सारे सीनियर लीडर्स पकड़े गए, चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के बाकी सारे चले गए थे। भगत सिंह जिम्मा लेते हैं, फिर से संगठित करने का काम करते हैं। सारे उत्तर भारत, बंगाल तक जाते हैं, सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, इकट्ठा करते हैं संगठन। एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं। साथ ही एक नौजवान भारत सभा 1926 में उसका गठन करते हैं। यहीं दिल्ली में 8-9 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में बैठक होती है HSRA की। बहुत सारे निर्णय लेते हैं, उस पर जाएंगे, समय बहुत लग जाएगा। इसके कुछ दिन बाद 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो लाठीचार्ज होता है, लाला लाजपत राय के सीने पर लाठियां पड़ती हैं और 17 नवंबर को लाला जी का स्वर्गवास हो जाता है। उन लाठियों को जिम्मेदार माना जाता है कि वो लाठियां सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ी थी, उस आत्मा पर पड़ी थी। बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास, वो तो जा चुके थे इस दुनिया से, उनकी पत्नी बसंती देवी आह्वान करती है देश के युवाओं को कि इस राष्ट्रीय अपमान का कोई बदला लेगा कि नहीं लेगा। वो चैलेंज भगत सिंह स्वीकार करते हैं, उनके साथी स्वीकार करते हैं, और फिर वो 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट को मारने जाते हैं। सैंडर्स मारे गए। सैंडर्स भी खैर जिम्मेदार था, लाठियां उन्होंने बरसाई थी, वो ASP था, पर उस कहानी पे मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वहां से कलकत्ता वो चले जाते हैं दुर्गा भाभी के साथ, और उसके बाद फिर आगरा में फिर बैठते हैं। कलकत्ता में बम जतिन दास को साथ जोड़ते हैं, बम के लिए गन कॉटन तैयार करते हैं वहाँ आर्य समाज मंदिर कॉर्नवालिस रोड पर, और फिर आगरा आ जाते हैं, वहाँ पे बम भी बनाते हैं। और एक कमाल की बात भगत सिंह की जो और यूनिक चीज़ है वो ये कि एक तरफ तो वो विचार शक्ति है संगठन की, साथ ही जब बात आती है एक्शन की तो वो पीछे नहीं रहते। अक्सर दुनिया भर का इतिहास पढ़िए आप, बड़े बड़े नेता मरने के लिए दूसरे को आगे भेजते हैं, ये मरने के लिए भी आगे हैं, और विचार पार्टी का स्तंभ वही है। बम बनाते हैं, परीक्षण की बात आती है, झांसी जाते हैं, वीर चंद्रशेखर आजाद भी साथ थे, और थे 1-2, वहां भी परीक्षण अपने हाथ से करते हैं, खुद फेंकते हैं। और आपको मालूम हो कि वो बम का परीक्षण भी बेहद खतरनाक हुआ करता था। उसके कुछ टाइम बाद हुआ ऐसा, 28 मई 1930
लाहौर में बम का ऐसे ही परीक्षण करते हुए भगवती चरण वोहरा शहीद हुए थे। तो बम परीक्षण भी खुद करते हैं। और वो बम जिस बात के लिए बनाए गए थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध करने के लिए, उनको लेके दिल्ली आ जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 को वो बम यहीं सेंट्रल असेंबली में, जहां आज लोकसभा बैठती है, वहां वो 2 बम फेंके जाते हैं। उससे पहले यहां कश्मीरी गेट पर एक रामनाथ फोटोग्राफर होते थे, वहां जाके दोनों फोटो खिंचाते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। फोटो भी पॉलिटिकल पर्पस था कि इसके बाद जैसे ही यहां बम फेंके जाएंगे, कौन थे, क्या किया, उनका ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था, चाहते क्या थे, फोटोग्राफ के साथ सारे अखबारों में चलने चाहिए, इसलिए फोटो खिंचवाए जाते हैं। 8 अप्रैल को बम फेंकते हैं, 2 बम फेंके जाते हैं। मुकदमा चला। वो बम ऐसे नहीं थे कि कोई मरता उनसे। उस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स, जो विटनेसेस हैं, अंग्रेजों के विटनेस, केमिकल एग्जामिनर थे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स डॉक्टर रॉबसन। उनको जब क्रॉस एग्जामिन किया आसफ अली ने सेशन कोर्ट में, तो ये बात कोर्ट रिकॉर्ड में एस्टेब्लिश्ड है। बम का साइज क्या था? 3.8 इंच एक्सटर्नल साइज, 3.8 इंच। डाया 1.8 इंच एक्सटर्नल, नॉट इंटरनल। टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव just 2 ounce. And what the explosives contained? No solid projectile. उस जमाने में आम बात थी, आप अगर किसी को मारने के लिए बम फेंक रहे हैं तो सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स, शार्पनल्स हुआ करते थे, उसमें आपके लोहे की कीलें अंदर डाल दिया करते थे, शीशे के टुकड़े डाल दिया करते थे। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इट इज द एडमिटेड फैक्ट। जो पीसीज मिले थे, टोटल 117 pieces were recovered from the Central Assembly Hall, which were sent to Calcutta for forensic examination. It was revealed and it is recorded in the report of the Chief Chemical Examiner from Calcutta and this Chief Inspector of Explosives, Dr. Robson. They both have admitted there was no sharpener therein. Second, a chemical, calcium carbonate, was found in 77 pieces. आउट ऑफ टोटल 117 पीसेस 77 पीस ऐसे थे जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट लगा मिला। आसफ अली ने पूछा डॉक्टर रॉबसन से भरी अदालत में कि बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज क्या है बम में, क्या ये उसकी मारक क्षमता बढ़ाता है? जवाब था नहीं। तो क्या काम आता है? डॉक्टर रॉबसन, अंग्रेजों का डॉक्टर रॉबसन एडमिट करता है भरी अदालत में इस बात को कि ये आपका मारक क्षमता तो नहीं बढ़ाता, कम जरूर करता है, कम करता है। तो वो छोटे छोटे बम, टोटल 2 आउंस का एक्सप्लोसिव्स और उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट भी उसमें मिलावट, टोटल 2 आउंस में कैल्शियम कार्बोनेट भी है। तो ये क्लियर था कि किसी को मारने के लिए नहीं गए थे। और फेंके कहां थे? एक सीट नंबर 5 के लेफ्ट में वो गैलरी है, वहां पे उसको आप देखेंगे नेशनल आर्काइव्स पे, वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, फोटोग्राफ्स लिए गए। सीट नंबर 5 उस हॉल में, उसके लेफ्ट साइड में एक बम फटता है, वो पैसेज है, उधर 4 भी है, इसके बीच में एक फटता है, पीछे सीट नंबर 33 है उसकी। दूसरा बम कहां फटता है? पीछे जो खाली सीट्स हैं, सीट नंबर 146 के नीचे। डेलिब्रेटली दोनों ऐसी जगह पे फेंके गए। 5 लोगों को हल्की हल्की चोटें आई थी। जाहिर है जहां भी गिरे हैं, उठे हैं तो कुछ पीसेस किसी को हर्ट किए। मामूली चोटें 5 लोगों को आई थी।
मुकदमे की सुनवाई हुई, एक चश्मदीद गवाह था। मैं उस बात को क्लोज करने से पहले ये थोड़ा सा बताता चलूं, उन्होंने मना नहीं किया कि हमने बम नहीं फेंका। दे एडमिटेड, 6 जून 1929 का बयान, दे बोथ एडमिटेड कि हाँ ये काम हमने किया है। लेकिन अदालत में खाली कन्फेशन के ऊपर सजा नहीं सुनाई जाती। यू हैव टू एस्टैब्लिश इट थ्रू इंडिपेंडेंट एविडेंसेस। सिर्फ अकेला एक चश्मदीद गवाह खड़ा होता है, सोबा सिंह। और सोबा सिंह क्या कहता है, उसके बयान पढ़िए आप। उससे पूछा गया कि आप कहां थे, कि मैं भी वहीं विजिटर्स गैलरी में था। और ये लोग कहां थे, कहता है मुझसे तकरीबन 200 फुट दूर, 200 फीट अवे। अच्छा, उस टाइम क्या हो रहा था आप उनको जब देख रहे थे? जिस वक्त पहला बम भगत सिंह फेंकते हैं, उस टाइम पब्लिक सेफ्टी बिल पर अपनी रूलिंग देने के लिए विट्ठल भाई पटेल, जो प्रेसिडेंट थे हाउस के, वो खड़े हुए थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पे अंग्रेज, उनके पास संख्या बल उनके पास था, तो वो बिल पास हो गया था उसी दिन। 1230 पे ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास होता है, 56 वोट्स उसके फेवर में, 38 अगेंस्ट। अब पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर रूलिंग आनी थी, उस पर एक विवाद चला हुआ था। विट्ठल भाई पटेल उस पे वहां पे अलाउ नहीं कर रहे थे डिस्कशन। एक लंबी कहानी है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था, उसका हवाला देते हुए कि इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ बिल, तो वो ये मैटर सब जुडिस्ड है, तो इस पे यहाँ आर्ग्यूमेंट, इस पे डिबेट नहीं हो सकता। तो वो खड़े होने लगे जब उस पर रूलिंग देने के लिए, तब वो बम फेंका गया। सोबा सिंह अदालत में इस बात को एडमिट करते हैं कि उस टाइम हर किसी का ध्यान, हर कोई नजर प्रेसिडेंट विट्ठल भाई पटेल पर थी कि वो रूलिंग में क्या कहने वाले हैं। खचाखच भरी थी विजिटर्स गैलरी, जस्ट टू लिसन व्हाट द प्रेसिडेंट वाज गोइंग टू से दैट डे। तो उनसे पूछा गया, तो तुम्हारी रुचि नहीं थी उसमें? हर किसी का इंटरेस्ट था कि प्रेसिडेंट क्या बोलने वाले हैं, खड़े हो चुके हैं, तुम्हारी प्रेसिडेंट की तरफ निगाह नहीं गई। तो जवाब क्या देता है, मेरे कुछ दोस्त थे उस दिन, वो भी आए थे और मेरा उनके साथ प्रोग्राम था कि लंच करने इकट्ठे चलेंगे, तो मैं तो उन दोस्तों को खोज रहा था विजिटर्स गैलरी में, और ये पीछे विजिटर्स गैलरी में खड़े थे भीड़ में, और वो आगे सीट्स पे विजिटर्स गैलरी में बैठे थे। तो मैं अपने दोस्तों पे निगाह गड़ाए हुए था कि भीड़ में वो दोस्त ना खो जाएं, क्योंकि कई दिन से भूखे थे सोबा सिंह। अच्छा जी, 200 फुट दूर हैं, भीड़ भी है, कितने लोग थे? कहते हैं 450 लोग थे तकरीबन। ये एडमिट भी करता है। चेहरे देखे थे बम फेंकने वाले के? नहीं, चेहरे नहीं देख पाया। तो क्या देखा था? कपड़े देखे थे। तो कपड़े से उसने पहचान लिया। सारी दुनिया प्रेसिडेंट को देख रही थी, वो महाशय भगत सिंह को ढूंढ रहे थे, देख रहे थे। और दूसरा बम जिस वक्त बटुकेश्वर दत्त फेंकते हैं, उस टाइम तो भगदड़ मच चुकी थी। जो 200 फुट दूर हैं तुमसे, भगदड़ मच चुकी, विजिटर्स गैलरी में से लोग भाग रहे हैं, और तुम तो भूखे थे, दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। तब तुम दोस्तों को ढूंढ रहे थे, प्रेसिडेंट को तो तुमने देखा ही नहीं। तो अब तुम क्या कर रहे थे? अब उन दोस्तों को भी छोड़ दिया। अब उस इतनी भीड़ में भी तुमको नजर आ रहा था उस भगदड़ में कि ये दूसरा बम किसने फेंका? सोबा सिंह कहता, हाँ मैंने फेंका। साहब, भगत सिंह का फोटो, 8 अप्रैल की यह घटना थी, 12 अप्रैल को लाहौर से वंदे मातरम अखबार निकलता था, उसमें निकल गया था, और उसके बाद तो सारे अखबारों में आ गया था। तो जिनका फोटो, भगत सिंह का जो फोटो सारे हिंदुस्तान ने देखा है, क्या हम ये मान लें कि अंग्रेज इतने गधे थे कि उन्होंने अपने उस सरकारी गवाह उस सोबा सिंह को नहीं दिखाया होगा? देख लो अच्छे से, ये है वो जिसको हमने पकड़ रखा है, अब तुमने खड़े होकर पहचानना है कि हाँ जी ये है। इसके ऊपर उनको सजा दी गई थी। और वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट वेरी केस, 4 असेसर थे, सेशन जज मिस्टर मिडल्टन के साथ 4 असेसर थे। वो 4 असेसर कौन थे? पहले 13 मई 1929 को सेशन जज एल मिडल्टन एडीएम एफबी पूल को एक खत लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, और 10 असेसर्स की लिस्ट भेजते हैं कि ये 10 असेसर्स होंगे जो मुकदमे में असेसमेंट देंगे।
30 मई को 4 दूसरे नाम भेज दिए जाते हैं और आखिर में सिर्फ 4 असेसर बैठते हैं और उस 4 में से 3 बाद की लिस्ट में से होते हैं और 1 पहली लिस्ट में से होते हैं। जो पहली लिस्ट थी उन 10 में से 6 लोग किसान ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले थे। बरथल गांव से एक थे, पालम गांव से एक थे, रनहुला गांव से एक थे, मंगोलपुर खुर्द गांव से एक थे, शाहदरा गांव से एक थे, नजफगढ़ गांव से एक थे। 6 तो यही थे। और जो फाइनल लिस्ट आई उसमें उस बैकग्राउंड का कोई नहीं था। इसमें 2 एम्प्लॉइज थे और 2 बिजनेसमैन थे। किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन सरदार अजीत सिंह ने 1907 में चलाया था। तो हो सकता है, कोई प्रमाण नहीं मेरे पास, पर जैसे हालात देख के लगता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इस दौरान यह भी तय कर लिया होगा कि सरदार अजीत सिंह ने किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चलाया था 1907 में, तो किसानों की हमदर्दी भगत सिंह के साथ हो सकती है। तो ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले, और किसान वैसे सरकारों से ज्यादा डरा भी नहीं करते, वो किसी की भी हो, कभी की हो, अंग्रेजों की हो चाहे किसी की हो। आपने देखा अभी, तो वो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले उन किसानों को हटा दिया गया और ऐसा करके वो फैसला दिया गया जिस मुकदमे में दोनों को लाइफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ था। बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह को फांसी हुई, तो वो कहानी लंबी हो जाएगी, उस पर बात कभी फिर करेंगे। चलते चलते 2 इंस्पिरेशनल बातें उस दीवाने के बारे में। 3 मार्च 1931 को परिवार से अंतिम भेंट होती है। 3 मार्च 1931। छोटे भाई कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह भी थे, दादा दादी, मां पिताजी थे, चाचियां थी। तो कुलतार की आंखों में आंसू आ गए। कुलतार की उम्र उस टाइम 11-12 साल की थी। उस दिन भगत सिंह ने पत्र लिखा कुलतार सिंह को, कुलबीर के नाम भी एक पत्र लिखा उसी दिन, एक कुलतार सिंह को। कुलतार सिंह को जो पत्र लिखा उसमें कुछ शेर भी थे। सिर्फ आखिरी शेर की बात करता हूं। भगत सिंह लिखते हैं अपने उस छोटे लाडले कुलतार को, हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। मेरे विचार आसमान में बिजली बनकर कौंधा करेंगे, चमका करेंगे सदा, हमेशा हमेशा। ये मुट्ठी भर राख में मिट्टी, ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए गम मत करना तुम। एक और शेर, मुझे लालच आ गया साहब, आपने दाद दे दी, तो एक शेर उसी खत से और सुना देता हूं। उन्होंने लिखा कि दहर से क्यों खफा रहे, उसी खत में लिखते हैं, दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। ये दुनिया हमारे खिलाफ होती रहे, वो आसमान भी हो जाए होता रहे, सारा जहां ब्रह्मांड खिलाफ हो जाए होने दो, चलो मुकाबला करते हैं। ये भगत सिंह लिखते हैं 3 मार्च 1931 को। अंतिम बात जो बताऊं वो 23 मार्च के दिन की एक घटना का उल्लेख करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। परिवार को अंतिम भेंट के लिए 11 बजे का समय दिया गया था। भगत सिंह का परिवार भी पहुंचा था। दादा थे, दादी थी, दोनों चाचियां हरनाम कौर, हुकुम कौर, मां, पिताजी, भाई। जब मिलने के लिए पिताजी गए अंदर पहले ऑफिस में, जेल ऑफिस में, तो वहां उनको कहा गया कि सिर्फ मां पिताजी मिल सकते हैं, दादा दादी चाचियां नहीं मिल सकती। भगत सिंह की परवरिश बचपन में उन 2 चाचियों ने की थी। चाचा स्वर्ण सिंह तो शहीद हो चुके थे पहले ही, और चाचा अजीत सिंह का तो उस समय तक यह भी नहीं पता था जिंदा भी है कि नहीं है। कोई संतान दोनों की नहीं थी। भगत सिंह को उन्होंने अपनी औलाद बनाकर पाला था। आज ये कहा जा रहा है कि वो नहीं मिल सकती। किशन सिंह ने जब बाहर आके ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि चाचियां नहीं मिल सकती, दादी दादा नहीं मिल सकते,
वो मां फैसला कर लेती है, वो वीर प्रसूमा विद्यावती फैसला कर लेती है कि ये चाचियां नहीं मिल सकती, विद्यावती भी नहीं मिलेगी। क्या भावना रही होगी। पता है बेटा फांसी चढ़ रहा है, अंतिम भेंट के लिए आए हैं, चाचियों को मिलने की इजाजत नहीं है, तो मां कहती है मैं भी नहीं मिलूंगी। और दोस्तों बात खत्म नहीं होती यहां, हद तो तब होती है जब ये पता चलता है सुखदेव की मां रल्ली देवी को, वो भी आई थी, राजगुरु की मां पार्वती बाई और बहन गोदावरी को पूना से आई थी। जब उनको पता चलता है कि भगत सिंह के परिवार ने फैसला कर लिया है नहीं मिलेंगे भगत सिंह से, वो दोनों भी फैसला कर लेते हैं कि हम भी अपने बेटे से नहीं मिलेंगे। आखिरी बार ना सुखदेव की मां सुखदेव से मिल सकी, ना राजगुरु की मां राजगुरु से मिल सकी, ना भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिल सकी। और इस तरह वो तीनों दीवाने आज के दिन शाम को 7 बजे मां भारती की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए। सच कह के गए हैं कि उनके विचारों की खुशबू, उनके विचार बिजली बन के चमकते रहेंगे आसमान में। ये हमारा आप सबका दायित्व है। और ये भगत सिंह पर उपकार नहीं है कि हम भगत सिंह को याद करें, ये हमारा स्वार्थ है। जिस भारत की आजादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, वो आजादी अभी पूरी तरह नहीं आई है, कुछ काम बचा है। ये देश सुरक्षित रहे, ये देश सशक्त रहे, ये देश समृद्ध हो, ये देश सुशिक्षित हो। जो सपना भगत सिंह ने देखा था वो अभी बाकी है। हम सबको मिलके वो सपना पूरा करना है। और आने वाली पीढ़ियों को, हम अपनी संतानों को जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं ना शाम को, हम उनसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स पूछा करते हैं। एक बार पूछना शुरू करें, आज समाज के लिए बेटा बेटी, आज देश के लिए कुछ अच्छा किए क्या। जिस दिन हम पूछने लगेंगे अपनी संतान से, एक नहीं कोटि कोटि भगत सिंह पैदा हो जाएंगे इस देश के लिए, जीने के लिए। अब जीने की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।